हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में बात की थी अबाउट किसके बारे में। हमने एंट्रोपी के बारे में बात की थी। ठीक है, एंट्रोपी क्या होती है? किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस, उसे हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। जो सिस्टम जितना रैंडम होगा, डिसऑर्डर्ड होगा, उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। और जो सिस्टम आपका जितना वेल ऑर्डर्ड होगा, रैंडमनेस कम होगी, उसकी एंट्रोपी क्या होगी? उतनी ही कम होगी। ठीक है, ये हमने देख लिया था। इसके अलावा हमने देखा था कि अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंपेयर करें तो गैस की एंट्रोपी जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि डिसऑर्डरनेस सबसे ज़्यादा वहीं पर होता है आपके मॉलिक्यूल्स का, फिर लिक्विड और फिर लास्ट में आपका सॉलिड आता है। ठीक है, इसके अलावा एंट्रोपी जो है नंबर ऑफ़ एटम्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ़ एटम्स बढ़ जाते हैं आपके पास तो एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ और एग्जांपल्स लिए थे जिनमें एंट्रोपी का कंपैरिजन हमने देखा था। चलिए, आज हम बात करते हैं एंट्रोपी के मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में। मतलब मैथमेटिकली उसकी क्या डेफिनेशन है और कैसे हम उसका फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एंट्रोपी। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। तो देखिए, अगर हम बात करें मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी के लिए तो हमने कार्नोट साइकिल बनाया था। मैंने आपको सिखाया भी था कार्नोट साइकिल। अगर देखा जाए तो ए, बी, सी और डी। ठीक है, यहाँ सिस्टम से रिवर्सिबल पाथ के लिए होता है ये आपके पास ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। यहाँ पर आपके पास Q2 हीट टेम्परेचर होता है T2। ठीक है, यहाँ से हीट रिलीज होती है कितनी? Q1। टेम्परेचर कितना होता है? T1। ये सब एक रिवर्सिबल पाथ के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल के लिए हमने एक इक्वलिटी हमने देखा था, क्लोसियस इनइक्वलिटी। और उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अगर Q/T की वैल्यू 0 है तो वो पाथ आपका कौन सा होता है? किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए क्लोज साइकिल में अगर समेशन ऑफ Q/T की वैल्यू 0, इसका मतलब वो कौन सा प्रोसेस होगा? आपके रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है, तो यहाँ हम Q रिवर्सिबल भी लिख सकते हैं। Q रिवर्सिबल अपॉन T, समेशन ऑफ Q रिवर्सिबल अपॉन T की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और साइक्लिक पाथ में। ठीक है, अब देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो साइक्लिक पाथ है, और साइक्लिक पाथ के बारे में अगर हम कहें तो जैसे डेल्टा यू है या डेल्टा एच है, आप ले लीजिए। ये कौन से फंक्शन होते हैं? ये होते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ऊपर क्या रहते हैं? डिपेंड करते हैं। ठीक है, और इनकी वैल्यू क्या आती है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए? 0 आती है। ठीक है, और यहाँ पर समेशन ऑफ Q रिवर्सिबल अपॉन T की भी वैल्यू साइक्लिक प्रोसेस पर कितनी आ रही है? आपके पास 0 आ रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये आपके स्टेट फंक्शन है, ये आपके स्टेट फंक्शन है, तो ये जो वैल्यू है Q रिवर्सिबल अपॉन T, ये भी आपका क्या होगा? एक स्टेट फंक्शन होगा। होगा नहीं होगा? और ये क्या है? डेल्टा यू और डेल्टा एच, मतलब चेंज इन स्टेट फंक्शन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? चेंज इन स्टेट फंक्शन। ठीक है, ये भी स्टेट फंक्शन है, ये भी आपका स्टेट फंक्शन, क्योंकि स्टेट फंक्शन के लिए क्या होती है? साइक्लिक प्रोसेस पर जो चेंज होता है वो कितना होता है? 0 होता है, दिया हुआ है। यहीं से आपकी एंट्रोपी की मैथमेटिकल डेफिनेशन आती है कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एस की वैल्यू होती है दैट इज Q रिवर्सिबल अपॉन T। यहीं से आपका एक फॉर्मूला जनरेट होता है एंट्रोपी के लिए। ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है? Q रिवर्सिबल अपॉन T। ठीक है, एक रिवर्सिबल पाथ के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T होता है। ठीक है,
चलिए एक बात तो ये, अगर हम कहें स्मॉल चेंज के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डी एस इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ये क्या है, एक स्मॉल चेंज के लिए चेंज इन एंट्रोपी है, चेंज इन स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी ds। अगर हमें ओवरऑल चेंज निकालना है तो हम क्या करेंगे, फॉर ओवरऑल चेंज हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फॉर ओवरऑल चेंज ds इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास डेल्टा एस, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो ये हमारे पास एंट्रोपी का फॉर्मूला आ चुका है जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, अब मान लो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टी बाहर आ जाएगा, तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये तो टी तो आपका बाहर आ गया, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, क्यू रिवर्सिबल, तो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। यही फॉर्मूला है जो ये है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो आप सिंपल लिखिए डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। लेकिन अगर टेम्परेचर जनरली आपको कांस्टेंट ही दिया जाता है तो आपके पास तो फॉर्मूला बनता है, दैट इज डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ये फॉर्मूला है मैथमेटिकली जो हमें ध्यान रखना है किसी भी सिस्टम के लिए, चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ध्यान रखना यहाँ पे इरिवर्सिबल नहीं है, ये यहाँ पर क्यू लिखा है इसका मतलब क्यू कौन सा है, रिवर्सिबल है, ठीक है, डिवाइड बाय टी। ये तो बात हुई किसके लिए, एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब अगर हमें एंथैल्पी निकालनी है, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एस इरिवर्सिबल पाथ के लिए या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए एस क्या होता है आपका, एंट्रोपी। एंट्रोपी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एक तो स्टेट फंक्शंस तो होता ही है, इसके अलावा अगर हम देखें तो एंट्रोपी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं आपकी एंट्रोपी भी क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी या इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एस स्टेट फंक्शन होता है और साथ ही साथ क्या होता है आपके पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। तो किसी भी प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी को हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात करते हैं। चलिए तो यहाँ आप लिख भी सकते हो चाहो तो, फॉर एनी प्रोसेस change in entropy is calculated as, ठीक है, फॉर एनी प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज कैलकुलेटेड एज, उसके बाद ये लिख लो आप, ठीक है, चलेगा। क्लियर है, चलिए अब अगर हम बात करें किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। For an irreversible process, change in entropy can be calculated
किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। देखिए, जैसे ए से बी आपका पाथ है, ठीक है। इसके लिए आपको ये कौन सा पाथ है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये आपकी, ठीक है। यहाँ पर जो हीट एक्सचेंज होगा वो क्या होगा, क्यू इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। अब अगर आप जैसे हमने फॉर्मूला बनाया था डेल्टा एस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, वैसा ही सेम अगर आप ए से बी के लिए चेंज इन एंट्रोपी लिखते हो क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी, तो ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। इरिवर्सिबल पाथ के लिए कभी भी इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला अपनाया नहीं जाता है, ठीक है। ओनली एंड ओनली किसके लिए, ये केवल रिवर्सिबल पाथ के लिए। हमने देखा था अपना जो साइक्लिक प्रोसेस है कार्नोट साइकिल, वो किसके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल के लिए, ठीक है। तो इरिवर्सिबल पे हम इसको काम में नहीं लेते। इरिवर्सिबल पर काम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक क्या करते हैं, एक ट्रिक अपनाते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या अपनाते हैं, देखिए ये है आपके पास फंक्शन ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अगर हम देखें इसके लिए हमें निकालना है डेल्टा एस ए बी, ए से बी पाथ के लिए निकालनी है डेल्टा एस की वैल्यू। एंट्रोपी कैसा फंक्शन होता है, अभी मैंने आपको बताया स्टेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है। और स्टेट फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, ये इसकी क्या है, इनिशियल स्टेट, और ये इसकी क्या है, फाइनल स्टेट। तो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। किस पाथ से जा रहे हैं उसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी पाथ बनाएंगे रिवर्सिबल। कैसा पाथ बनाएंगे, इमेजिनरी रिवर्सिबल पाथ बनाएंगे, और उसके लिए हम डेल्टा एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और जो उसके लिए वैल्यू होगी वही इसके लिए वैल्यू होगी, क्योंकि ये पाथ के ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है एंट्रोपी, किसके ऊपर डिपेंड, ये तो स्टेट फंक्शन है, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी पाथ बनाते हैं कि हम ए से बी किसी इमेजिनरी पाथ से गए, ठीक है। ये आपका इमेजिनरी पाथ है, और इस इमेजिनरी पाथ के लिए जो हीट में एक्सचेंज होगा दैट इज क्यू रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल पाथ है, ये क्यू रिवर्सिबल इमेजिनरी, ठीक है। अब हम इसके लिए वो निकाल लेंगे आपका डेल्टा एस, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। डेल्टा एस ए बी जो है आपका, जो इरिवर्सिबल है, वो किसके बराबर होगा, डेल्टा एस ए बी जो आपके इमेजिनरी पाथ से आया, मतलब डेल्टा एस ए बी इमेजिनरी पाथ का जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, डेल्टा एस ए बी इरिवर्सिबल, ठीक है। और ये ए बी कौन सा, ये रिवर्सिबल है, चाहो तो यहाँ और लिख लो, डेल्टा एस ए बी रिवर्सिबल, ठीक है, इमेजिनरी। इस वाले पाथ के लिए जो हम डेल्टा एस निकालेंगे, डेल्टा एस ए बी रिवर्सिबल इमेजिनरी, वो किसके बराबर होगा, ये जो डेल्टा एस निकलेगा यहाँ से, डेल्टा एस ए बी इरिवर्सिबल पाथ के लिए हमें यही निकालना है, ठीक है। सिंपल यहाँ से हम निकाल लेंगे डेल्टा एस ए बी जो आपका इमेजिनरी इरिवर्सिबल है, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब ये तो रिवर्सिबल पाथ है, और रिवर्सिबल पाथ के लिए डेल्टा एस कैसे निकालते हैं हम, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। इस पाथ के लिए हीट एक्सचेंज कितना है, क्यू रिवर्सिबल इमेजिनरी, तो क्यू रिवर्सिबल इमेजिनरी अपॉन टी। बस हमने इस पाथ के लिए डेल्टा एस ए बी की वैल्यू निकाल ली जो इरिवर्सिबल है, ठीक है। इस वाले ये वाला जो पार्ट है इसके लिए हमने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट के लिए डेल्टा एस की वैल्यू निकाल ली, ये वाली वैल्यू। अब ये और ये दोनों सेम होगी, क्यों, क्योंकि ये तो आपका स्टेट फंक्शन है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंट्रोपी में चेंज की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी इरिवर्सिबल पाथ के लिए। रिवर्सिबल के लिए तो सिंपल है भाई, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी लिख लिया हमने, लेकिन इरिवर्सिबल आ जाता है तब थोड़ी दिक्कत आती है। हम क्या करते हैं, एक अल्टरनेट पाथ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि एंट्रोपी जो है स्टेट फंक्शन है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो हम एक दूसरा तरीका जुगाड़ अपनाते हैं। हम एक इमेजिनरी पाथ बनाते हैं, उसके जरिए हम ए से बी तक पहुंचते हैं रिवर्सिबली,
हीट एक्सचेंज क्यू रिवर्सिबल इमेजनरी, ठीक है। और उसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं, डेल्टा एस की वैल्यू निकाल देते, दैट इज क्यू रिवर्सिबल इमेजनरी अपॉन टी। ये जो वैल्यू होगी वो इस वैल्यू की अब क्या होगी, बराबर होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय taking an imaginary reversible path, ठीक है। ये चीज़ आपको हो सकता है अभी समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, और नहीं आएगी ये चीज़ आपको। ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी जब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। वो जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तब अपने आप आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। एक दो लेक्चर में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये है क्या इमेजिनरी पाथ, ठीक है ना। तो इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी सिंपल सी चीज़ है। रिवर्सिबल है तो सिंपल निकाल लो, इरिवर्सिबल है तो हम क्या करते हैं, एक अल्टरनेट पाथ बनाते हैं रिवर्सिबल वाला। बस ये चीज़ ध्यान रख लो, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, इसे एक बार आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया इसलिए टी बाहर है, ठीक है। नहीं होता तो क्या होता, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर देते हैं डी क्यू रिवर्सिबल इमेजनरी अपॉन टी का, ठीक है ना। वो चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और हमने इसको इसके इक्वल किया है, ये भी लिख लीजिए आप, बिकॉज सिंस एंट्रोपी is a state function and it only depends on initial and final state, ठीक है। इसलिए हमने इसको काम में लिया है। चलिए, इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी, हम स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। कि कौन सी प्रॉब्लम या प्रोसेस जो होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। एंट्रोपी में एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कार्नोट सर्किल, आपके कार्नोट साइकिल में भी बताया था, अगर हम प्रोसेस और वॉल्यूम के बीच में कर्व ड्रॉ करें, ये मान लीजिए आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। आप ए से पॉइंट बी पर जा रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आप जा रहे हो एक इरिवर्सिबल पाथ से, ठीक है, क्लियर। और जब सिस्टम रीस्टोर होता है तो बी से कहाँ आता है, वो फिर से ए पर आता है। तो जब आप बी से ए की तरफ मूव करते हो तो अब आप काम में लेते हो रिवर्सिबल पाथ, क्योंकि हमें पता है कि अगर दोनों तरफ हम इरिवर्सिबल पाथ ले लेंगे तो दोनों में वर्क डन क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप कभी भी पॉइंट ए पर नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, एक रिवर्सिबल पाथ लेते हैं और पॉइंट ए पर पहुंचते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्लोसियस इनइक्वलिटी को भी काम में लेते हैं। क्लोसियस इनइक्वलिटी के लिए अगर हम बात करें फॉर एन इरिवर्सिबल पाथ के लिए, समेशन ऑफ क्यू बाई टी की वैल्यू क्या होती है। देखिए, क्यू बाई टी की वैल्यू होती है आपके लेस देन या इक्वल टू ज़ीरो। इक्वल टू ज़ीरो कब होती है, जब आपके रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, अगर हम बात करें ए से बी इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो उसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, लेस देन ज़ीरो होती है, ठीक है। अब अगर हम इस पॉइंट के लिए ए से बी के लिए जो पाथ है उसके लिए हम इसको अप्लाई करें क्यू डिवाइड बाई टी लेस देन ज़ीरो, तो देखिए ए से बी अगर आप इरिवर्सिबल पाथ से जा रहे हो तो इसके लिए डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी, ये तो हुआ इस पाथ के लिए।
प्लस बी से फिर कहाँ आ रहे हो आप, ए पर आ रहे हो, तो डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, ये अभी आपको केवल देखना है, इसको ना तो आपको रटना है ना ही आपको ज़्यादा इस पर ध्यान देना है। ठीक है, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस बहुत सारी होती है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वही आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, वरना थर्मोडायनेमिक्स में कन्फ्यूजन बहुत होता है, क्योंकि बेकार की चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो हमारे इंक्लूड नहीं है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो वो हमें समझने में दिक्कत आती है, तो हमें उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देखना, हमारे लिए जो रिजल्ट काम में आएंगे बस उन्हीं रिजल्ट के बारे में हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, बाकी चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं रखना है। डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी प्लस डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी क्या है आपके पास, लेस देन 0 है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखिए डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी, एक तो ए बी पाथ हो गया आपके पास इरिवर्सिबल पाथ, ठीक है, और एक है आपके पास रिवर्सिबल पाथ। इसकी हम लिमिट अगर लिखें, देखिए ए से बी यहाँ पर ये जा रहा है, ठीक है, और ये कहाँ पे जा रहा है आपका, बी से ए। क्लियर, ए टू बी डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी लिमिट को चेंज करता हूँ, बी से ए को लिमिट को चेंज करके ए से बी करता हूँ, और जब आप लिमिट को चेंज करते हो तो जो साइन होता है वो चेंज होता है। ठीक है, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगी लिमिट ए से बी। ठीक है, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी लेस देन 0। ठीक है, इसको मैं आगे लेता हूँ। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे इंटीग्रेशन ए टू बी डी क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी लेस देन, इस माइनस को मैं ले जाता हूँ इस तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगी लिमिट ए टू बी डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। क्लियर है, चलिए अब अगर हम बात करें किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना, आपके लिए जो कंडीशन है वो ध्यान रखें आपको, ना तो ये आपका क्लॉसियस इनइक्वलिटी आपके सिलेबस में है, ठीक है, ना ही ये आपका कार्नोट साइकिल जो होता है वो आपके सिलेबस में होता है। बस ये थोड़ा बहुत यूज होता है समझाने के लिए, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। आपको केवल रिजल्ट ही याद रखना है। ठीक है ना, इनके चक्कर में मत पड़ना आप। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम अगर हम बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, हीट एक्सचेंज 0 होता है। ठीक है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है आपका, तो हम कह सकते हैं कि डी क्यू इरिवर्सिबल की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 0 होगी, क्योंकि हीट एक्सचेंज जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, और ये जो वैल्यू है डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस लिख सकते हैं सिस्टम। ठीक है, या फिर डेल्टा एस टोटल, नॉट सिस्टम, डेल्टा एस टोटल। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ठीक है, किसके लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ठीक है, रिवर्सिबल है डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, इसको हम डेल्टा सिस्टम ही लिखेंगे। ठीक है ना, टोटल नहीं लिखेंगे, सिस्टम। तो देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो वैल्यू हो गई 0। ठीक है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा एस सिस्टम जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। डेल्टा एस सिस्टम जो होगा दैट इज ग्रेटर देन 0 फॉर एन इरिवर्सिबल, और जो प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है वो साथ ही साथ क्या होती है आपकी, स्पॉन्टेनियस भी होती है। फॉर एन इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए
या फिर आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो आपका डेल्टा एस सिस्टम होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, बाकी ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का एक एग्जांपल होता है दैट इज यूनिवर्स। आपका जो यूनिवर्स है, ठीक है, जहां आपका सिस्टम भी होता है, सराउंडिंग भी होती है, ये है आपका यूनिवर्स। अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल लें दैट इज यूनिवर्स, ठीक है, इसमें सिस्टम भी होगा और आपके पास क्या होगा, सराउंडिंग भी होगी, दोनों आपके पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की जो कंडीशन होगी वो क्या है, जो डेल्टा है सिस्टम है वो क्या होता है आपके पास, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। अब अगर हम पूरे यूनिवर्स को ही सिस्टम मान लें, क्या कर रहे हैं हम, पूरे यूनिवर्स को ही सिस्टम मान लेते हैं फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन यूनिवर्स, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम पूरे यूनिवर्स को ही सिस्टम मान लें तो हम क्या कह सकते हैं कि फॉर एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस, डेल्टा एस यूनिवर्स जो होगा, जिसे हम डेल्टा एस टोटल भी बोल देते हैं कभी कभी, डेल्टा एस टोटल, उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, यूनिवर्स को ही सिस्टम मान लिया। अब जो यूनिवर्स होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्स है किससे किससे मिलके बना हुआ है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, जो डेल्टा एस टोटल है, तो हम यह कह सकते हैं कि डेल्टा एस टोटल दैट इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी ग्रेटर देन 0। तो आज से आपके पास एक कंडीशन बन चुकी है कि अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है आपकी, तो उसके लिए डेल्टा एस टोटल की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, किसके लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो आपका डेल्टा एस है टोटल वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर है, ये कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए, तो ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है आपको, फाइनल रिजल्ट है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर वो प्रोसेस कौन सी आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये कंडीशन होगी। केवल सिंपल डेल्टा एस लिख दिया जाए ग्रेटर देन 0 तो वो गलत होगा, क्योंकि सिंपल डेल्टा एस लिखा हुआ इसका मतलब वो डेल्टा एस सिस्टम होता है, टोटल नहीं होता। टोटल लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास, ठीक है। चलिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम कंडीशन बनाएं, मतलब इसके लिए कंडीशन लिखें स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, तो देखिए कंडीशन क्या रहेगी, यही चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, और कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। इफ़ डेल्टा एस टोटल मीन्स डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 है, तो आपकी प्रोसेस कौन सी होगी, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी होती है, वो होती है जो अपने आप होती है, ठीक है। उनकी टेंडेंसी नेचर में क्या होती है, अपने आप होने की टेंडेंसी होती है, उन्हें हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी होती है, जो अपने आप नहीं होती है, ठीक है ना। ये बताया था मैंने आपको, शायद आप भूल तो नहीं गए। जैसे मार्कर है, अपने आप नीचे गिरता है छोड़ते ही, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और इसी मार्कर को नीचे से ऊपर लेके जाना है, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अगर आपका डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 है तो प्रोसेस कौन सी होगी आपकी, नॉन स्पॉन्टेनियस।
ठीक है। और अगर आपके पास डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0 है तो सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में। आर इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में होंगे। और ये किस प्रोसेस के लिए होंगे, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होंगे। और स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम बात करें किसी भी प्रोसेस के लिए तो स्टार्टिंग में एंट्रोपी क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती बढ़ती है और एक वैल्यू पर जाके क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। क्योंकि एंट्रोपी नेगेटिव नहीं होगी, अगर नेगेटिव होगी मतलब वो आपकी इम्पॉसिबल है। और एंट्रोपी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी और मैक्सिमम कहाँ होगी, जब वो इक्विलिब्रियम पे हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगी, वो आपके कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब एंट्रोपी की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वो कहाँ पर रहेगी, आपके इक्विलिब्रियम पे। और इक्विलिब्रियम से पहले एंट्रोपी की वैल्यू धीरे 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 क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। किसी भी सिस्टम के लिए अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए जो आपको ध्यान रखनी है चीज़ कि बिफोर अटेनमेंट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ entropy increases and maximum at, और इक्विलिब्रियम पे जाके वो कांस्टेंट हो जाती है और कांस्टेंट होती है और मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बिफोर अटेनमेंट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इंक्रीजेज एंड becomes constant at equilibrium। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एस टोटल क्या होगा आपका, 0। और मैक्सिमम वैल्यू भी यहीं पर होगी। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं बिकम्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम एंड at equilibrium the value of entropy will be maximum। ठीक है, बस ये इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, क्या पढ़ा है, केवल जो कंडीशन है वो ध्यान रखनी है। डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लेस देन 0 नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इक्वल टू 0 है मतलब सिस्टम ऑन सराउंडिंग कैसा है, इक्विलिब्रियम में है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। एंट्रोपी धीरे 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 बढ़ती है और इक्विलिब्रियम पे आके क्या हो जाती है, वो मैक्सिमम हो जाती है और कांस्टेंट हो जाती है। और इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है, आपकी मैक्सिमम होती है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इरिवर्सिबल होते हैं या फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इसका मतलब नेचुरल प्रोसेस के लिए हमेशा ही आपकी एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, कभी कम नहीं होगी। नेचुरल प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, तो कभी भी आपकी एंट्रोपी में गिरावट आपको देखने की नहीं मिलेगी, हमेशा एंट्रोपी में आपको इंक्रीमेंट ही मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए, तो इससे कुछ स्टेटमेंट्स बनते हैं, उन स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इनसे हमें कुछ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट बनते हैं 2-3 जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, एक बार आप इसे नोट कीजिए। और ये सब आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ध्यान रखना है। ठीक है ना, एंड इक्विलिब्रियम एट द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी विल बी मैक्सिमम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम।
चलिए यहीं से हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स के, जो इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो यही रहेगा आपका कि डेल्टा एस टोटल किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, लेस देन जीरो होगा नहीं, मतलब ऐसा कोई प्रोसेस होगा नहीं जिसमें अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो वो प्रोसेस आपका होगा ही नहीं। या तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा डेल्टा एस कभी भी, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो वो प्रोसेस होगा इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल प्रोसेस आपका होगा नहीं। ठीक है, तो हम कुछ स्टेटमेंट के बारे में लिखते हैं। स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हम स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो यही है फॉर स्टेटमेंट वन। ठीक है ना, फॉर एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस यूनिवर्स, जिसे हम डेल्टा एस टोटल भी लिख सकते हैं, that will be always greater than zero for a spontaneous process डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। और जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस है आपकी जो नेचर में हो रही है वो सब कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मतलब पानी ऊपर से नीचे गिर ही रहा है। ठीक है, हीट का फ्लो हो रहा है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। इसके अलावा बहुत सारी जो भी स्टेप्स हैं, जो भी प्रोसेस है नेचर में हो रही है, वो सब क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। ठीक है, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब ये है कि एक नेचुरल प्रोसेस हुई, सिस्टम की एंट्रोपी कुछ बढ़ी, फिर से एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुई, फिर से सिस्टम की एनर्जी मतलब एस यूनिवर्स एंट्रोपी बढ़ी, फिर से एक और थर्ड आपके नेचुरल प्रोसेस हुई, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, डेल्टा एस फिर से बढ़ेगा। मतलब हर बार जैसे जैसे आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती जाएगी, नेचुरल प्रोसेस कोई भी होती जाएगी, आपके डेल्टा एस यूनिवर्स है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कभी गिरेगा नहीं, कभी कम नहीं होगा, क्योंकि जिसके लिए डेल्टा एस लेस देन जीरो होता है इम्पॉसिबल प्रोसेस होती है। या तो इक्वल होगा, अगर इक्विलिब्रियम आ जाए तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा, या फिर ग्रेटर देन जीरो रहेगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो देखो दुनिया में नेचुरल प्रोसेस कंटिन्यूसली हो ही रही है। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूसली हो ही रही है तो हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिवर्स है उसकी जो एंट्रोपी वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे क्या है, बढ़ ही रही है। यूनिवर्स आपका एक्सपेंड हो रहा है, उसकी एंट्रोपी में हमेशा बढ़ोतरी आपको मिलेगी, कभी वो कम नहीं होगी। ठीक है, यही है आपका पहला स्टेटमेंट। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो एंड all natural processes are spontaneous. So we can say that the entropy of universe is continuously increasing. कंटिन्यूसली क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, हमेशा इंक्रीज होती रहेगी ये। ठीक है, कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, पहली बात तो है। इसी स्टेटमेंट को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमेशा एंट्रोपी या तो बढ़ेगी ही सही, कम तो होने वाली है नहीं। तो इसी को दूसरा तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज एंट्रोपी कैन बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब आप एंट्रोपी बढ़ा सकते हो यूनिवर्स की, लेकिन उसको कम नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। कहते हैं ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सेम उसी तरीके से ये एंट्रोपी के लिए आ गया।
एंट्रोपी कैन बी क्रिएटेड, एंट्रोपी को आप बढ़ा सकते हो यूनिवर्स की, बट उसे आप कम नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये इसी स्टेटमेंट को लिखने का दूसरा तरीका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेटमेंट 2, हम फर्स्ट लॉ से ये नहीं बता सकते हैं कि 100% हीट का कन्वर्जन वर्क में पॉसिबल है या नहीं है, बट हम सेकंड लॉ से ये बता सकते हैं। हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखा था, दैट इज ईटा इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2, ठीक है, या फिर 1 माइनस T1 अपॉन T2। अगर 100% हीट का कन्वर्जन हमें करना है वर्क में, तो एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए, मतलब ईटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। वो तभी पॉसिबल है या तो ये इन्फानाइट हो या फिर ये क्या हो 0 केल्विन हो जाए, टेम्परेचर हम केल्विन में रखते हैं, तो इन्फानाइट टेम्परेचर भी पॉसिबल नहीं है, और 0 केल्विन अभी तक अटेनेबल है नहीं। ये क्या है आपका नॉन अटेनेबल, नॉन अटेनेबल, अभी तक अटेन नहीं किया गया है 0 केल्विन। ठीक है, तो ना तो 0 केल्विन पॉसिबल है, ना ही इन्फानाइट पॉसिबल है। इसका मतलब एफिशिएंसी 100% कभी भी नहीं हो सकती, मतलब आप हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इट मीन्स हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड 100% इनटू वर्क। आप हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, बट वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू 100% हीट। आप वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भाई हीट क्या है, एक तरह का लॉस ही एनर्जी का है। अगर मैं कुछ भी काम करता हूँ, ठीक है, तो या तो वो यूज़फुल वर्क हो या नॉन यूज़फुल हो, उसमें हीट किसी भी फॉर्म में जाए, या तो काम की फॉर्म में जाए या फिर वेस्ट हो, लेकिन वो हीट कन्वर्ट तो हुई ना, वर्क हमारा हीट में तो कन्वर्ट हो ही रहा है ना। ठीक है ना, जैसे ये पेन को मैं, मार्कर को मैं यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन हो रहा है, मैं वर्क कर रहा हूँ, अब वो वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी, या फिर एनर्जी से कहें तो हम हीट के फॉर्म में, कुछ ना कुछ हीट रिलीज हो रही होगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो या तो वो वेस्ट के फॉर्म में जाए या फिर काम के फॉर्म में हीट निकले, निकल तो हीट की फॉर्म में ही रही है ना, तो मेरा जो वर्क है वो 100% किस में कन्वर्ट हो सकता है, हीट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अब इसी हीट को मैं अगर वर्क में कन्वर्ट करूँ 100% वर्क में, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी तक। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू 100%, कैन नॉट बी कन्वर्टेड 100% इंटू वर्क, बट वर्क कैन बी कन्वर्टेड इंटू 100% हीट, क्योंकि हीट तो क्या है, लॉस है। अब वो काम के फॉर्म में निकले या फिर बेकार ऐसे ही कैसे भी निकले हीट के लॉस के फॉर्म में, वो सब रहेगा तो हीट ही रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें जो आपको समझनी है, क्लियर है। ये है आपका सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक और स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए, हीट कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर मूव नहीं करती। ठीक है, अगर आपको मूव करवानी है तो आपको उसके लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। बस यही है आपका थर्ड स्टेटमेंट कि यू कैन नॉट, और हम कह सकते हैं हीट कैन नॉट बी फ्लो, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हीट कभी भी लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव नहीं करती है, फ्लो नहीं करती। अगर आपको फ्लो करवानी है तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपके लिए ध्यान रखनी है, और यही है अपना थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, विदाउट डूइंग एनी वर्क। ठीक है, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम है यहाँ पर, ठीक है, कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो विदाउट डूइंग एनी वर्क,
बिना वर्क किए आप उसको फ्लो नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, 3 स्टेटमेंट है थर्ड आपके सेकेंड लॉ के जो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है? चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली एंट्रोपी के बारे में पढ़ा। उसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, आप उसे बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। इसके अलावा स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन हमने देखी कि अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो है, एस कौन सा वाला, टोटल, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो है तो वो आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, ठीक है। लेस देन जीरो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, और इक्वल टू जीरो तो मतलब सिस्टम और सराउंडिंग क्या होंगे, आपके इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। सिस्टम की एंट्रोपी धीरे 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 बढ़ती है और इक्विलिब्रियम पे आके वो कांस्टेंट हो जाती है, और इक्विलिब्रियम पर क्या रहती है, वो मैक्सिमम रहती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो ये 3 स्टेटमेंट है वो आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। बाकी डेरिवेशंस जो भी वगैरह हैं, जो फॉर्म मैंने लिखा है उनको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको केवल डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना है और वही हमारे काम का है, ठीक है ना। बाकी की तो जो चीज़ें हैं वो आपके सिलेबस के बाहर की चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए हमें समझाना भी पड़ता है ताकि वो आई कहाँ से वो आपको पता चले, ठीक है। तो जो रिजल्ट है फाइनल वही ध्यान रखना है, जो स्टेटमेंट है वही आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग और डेल्टा एस टोटल। इन तीनों की कैलकुलेशन करेंगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपके जो सिस्टम्स होते हैं, जो भी जैसे आइसोलेटेड है आपके, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, उन सब प्रोसेसेस के लिए हम क्या करेंगे, आपके लिए डेल्टा एस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।